Okay, people, so we are going to start with this new chapter in which in economics we are going to deal with sectors of Indian economy. ठीक है? So economic activities हैं ये. These are basically different types of economic activities. Agriculture हो गया, automobile हो गया, textile हो गया, carpentry, trade, forestry, fishing, communication, mining. All these are different types of economic activities. ठीक है? और ये sectors हैं basically. These are different types of sectors. तो economic activities, नेचर ऑफ एक्टिविटी, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड नेचर ऑफ ओनरशिप, इन तीनों चीजों पे होती है. ठीक है? नेचर ऑफ एक्टिविटी भाई साहब आपके क्या है? व्हाट इज बेसिकली द नेचर ऑफ एक्टिविटी, व्हाट इज द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ ओनरशिप, व्हाट इज द नेचर ऑफ ओनरशिप. दीज आर द थ्री फैक्टर्स दैट वी हैव. नेचर ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से अगर आप देखोगे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर है. ठीक है? नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से तो प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड. ठीक है? सेकेंडरी सेक्टर मतलब थोड़ा सा अर्बन मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है? और टर्शियरी सेक्टर मतलब प्रॉपर व्हाइट कॉलर ऑफिस जॉब्स. ठीक है? इसको हम बोलेंगे टर्शियरी सेक्टर. सो एग्जांपल, बैंक्स विल फॉल इन द टर्शियरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर में कौन सा आ जाएंगे? इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज वगैरह. प्राइमरी सेक्टर में भाई साहब आपका क्या आ जाएगा? एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, फार्मिंग, ये सब आपका प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा. फिश रियरिंग. ठीक है? ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है और एक होता है भाई साहब आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ठीक है? ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जहां पे भाई साहब टाइम पे पगार मिल रही हो, जहां पे भाई साहब टाइम पे सारा काम हो रहा हो, इसको हम बोलेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर. अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? अनऑर्गेनाइज सेक्टर सब अफला तफली है भाई साहब. ठीक है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब सब अफला तफली है. ठीक है? मतलब आज काम है, आज पैसे मिल रहे हैं, कल शायद काम ना रहे और कल शायद पैसे ना मिले, तो दैट इज कॉल्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर. जो लोग जैसे मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर. यहाँ पे फिक्स पगार नहीं है. ठीक है? यहाँ पे शोषण होने का ज्यादा चांसेस है. ठीक है? नेचर ऑफ ओनरशिप, तो एक पब्लिक सेक्टर है और एक भाई साहब है आपका प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक सेक्टर मतलब ज्यादा करके आपका गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मतलब प्योरली प्राइवेट. ठीक है? सो ये सारे आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड एज पर नेचर ऑफ एक्टिविटी, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एज पर नेचर ऑफ ओनरशिप. ठीक है? सो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और भाई साहब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दिस इज बेसिकली द प्राइमरी सेक्टर, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर एंड दिस इज बेसिकली द टर्शियरी सेक्टर. तो प्राइमरी सेक्टर देखो आप, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें हैं. ठीक है? एग्रीकल्चर, क्रॉप्स से रिलेटेड है, फिशिंग से रिलेटेड है. ठीक है? जो एकदम प्राइमरी बिजनेस में है. ठीक है? फिशिंग से कोरिलेटेड है. एग्रीकल्चर इज बेसिकली क्रॉप्स आप उगा रहे हैं जो, दैट इज प्राइमरी सेक्टर. फिशिंग, फिर आपका जैसे आप ट्रीज उगा रहे हैं. ठीक है? दैट इज ऑल्सो बेसिकली ट्रीज को जिस भी पर्पस के लिए उगा रहे होंगे, जैसे ये बैम्बू है, सो बैम्बू को हम उगा रहे हैं, सो दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ कैश क्रॉप, सो दिस इज ऑल्सो अ प्राइमरी सेक्टर. और ये माइनिंग हो गया, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर. ठीक है? ऑल दीज आर okay. So this is basically primary sector which involves crop production, cash crop production, mining, fishing, ये सब आपके जमीन से रिलेटेड चीजें हैं. ठीक है? तो आप अभी आते हैं भाई साहब सेकेंडरी सेक्टर में, विच इज प्राइमरली मैन्युफैक्चरिंग. लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है क्लॉथ्स की. ठीक है? फूड प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग हो रही है. कारपेंट्री हो गई भाई साहब आपका, कार प्रोडक्शन हो गया. ठीक है? बहुत बड़े पैमाने पे जब हम इंडस्ट्री लेवल पे ये सारी चीजों को जनरेट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर. व्हाट डू वी मीन बाय टर्शियरी सेक्टर? टर्शियरी सेक्टर प्रॉपर ऑफिस जॉब्स हैं, जैसे मॉल्स में आप जा रहे हैं. ठीक है? ट्रांसपोर्ट भाई साहब आपका हो गया टर्शियरी सेक्टर. ठीक है? बैंकिंग, फाइनेंस, लोन्स. ठीक है? आपका भाई साहब डिश. ठीक है? इस तरह के जितने भी इंटरनेट सर्विसेज, ये सारे आपके टर्शियरी सेक्टर्स हो गए. तो दीज आर बेसिकली प्राइमरी सेक्टर ही है. When a product is derived by exploiting natural resources, it is an activity of primary sector. तो जब आप natural resources से किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, when you are deriving a product from natural resources, purely using natural resources, जमीन को यूज करते हुए आप क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रहे हैं, जमीन को यूज करते हुए आप भाई साहब कैश क्रॉप्स उगा रहे हैं, लेट्स से शुगर केन, लेट्स से कॉफी, लेट्स से आपका बैम्बू, ये सारी चीजें उगा रहे हैं, जमीन को आप यूज कर रहे हैं. नेचुरल रिसोर्सेज, पानी को यूज करते हुए आप फिश को रेस करवा रहे हैं, दैट इज बेसिकली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है? इस तरह से तमाम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हुए, व्हेन यू यूज नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, व्हेन अ प्रोडक्ट इज डिराइव्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर.
So is getting crude oil a part of primary sector? Yes. Is fishing a part of primary sector? Yes, it is. Is animal rearing is that is also a primary sector. So ये सब आपके primary sector के examples हो गए, ठीक है. All these are examples of primary sector, ठीक है. एग्रीकल्चर ऑब्वियसली एक प्राइमरी सेक्टर हो गया. एग्रीकल्चर कोई भी प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे कॉटन है, ठीक है, और सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, तो ये किन चीजों पे, पूरा देखो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं आप. रेनफॉल पे डिपेंड करेंगे आप, सनशाइन पे डिपेंड करेंगे आप, क्लाइमेट पे डिपेंड करेंगे, और ऑब्वियसली आप ग्राउंड पे भी या सॉइल पे भी डिपेंड करेंगे. तो आपकी पूरी डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट 90% से भी ज्यादा डिपेंडेंसी आपकी किस पे है? नेचर पे है. कितना रेनफॉल, कितना सनशाइन, कितना क्लाइमेट है, और ऑब्वियसली आपका सॉइल. तो मोर देन 90% ऑफ योर डिपेंडेंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस कमोडिटी इज बेसिकली कोरिलेटेड टू नेचर. माइनिंग देख लीजिए आप भाई साहब. माइनिंग से आप जो भी चीजें निकाल रहे हो, चाहे वो कोई एलिमेंट निकाल रहे हो, चाहे कोई मेटल निकाल रहे हो, चाहे कोई नॉन मेटल निकाल रहे हो, चाहे कोई स्टोन निकाल रहे हो, ऑल दीज आर बेसिकली आपके प्राइमरी सेक्टर्स के हो जाएंगे, ठीक है. फॉरेस्ट्री, यहां से जो आपको वुड्स वगैरह मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो प्राइमरी सेक्टर, ठीक है. सो एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, डेयरी, माइनिंग, ऑल दीज आर रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर. इज पोल्ट्री फार्मिंग अ प्राइमरी सेक्टर जॉब? यस, ठीक है. इज बी कल्टिवेटिंग, बी हनी, इज दैट अ प्राइमरी सेक्टर जॉब? यस इट इज, ठीक है. नेचर को यूज करते हुए जो भी आप, इज ऑयल माइनिंग, क्रूड ऑयल, प्राइमरी सेक्टर का जॉब, ठीक है. सो ये सारे आपके भाई साहब प्राइमरी सेक्टर जॉब्स हैं, ठीक है. दीज आर प्राइमरी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो क्लॉथ बना है, ये किससे बना है? कॉटन से बना है. कॉटन प्राइमरी इकोनॉमी का या प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है, ठीक है. ये जो आपके डज एनीबॉडी रिकॉग्नाइज व्हाट इज दिस? फिश ऑयल्स, ठीक है. फिश ऑयल के भाई साहब ये हैं. तो फिश ऑयल कहाँ से बना है भाई साहब? फिश से बना है, प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है, ठीक है. ये वुड है भाई साहब, फर्नीचर है, जो भी है, तो दिस इज बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर. दिस इज बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है. दूध, मक्खन, घी, ठीक है, पनीर. व्हाट आर दीज? दीज आर बेसिकली प्रोडक्ट्स ऑफ मिल्क और प्राइमरी सेक्टर, ठीक है. ये सारे आपके जो जैसे जो भी चीजें जा रही हैं भाई साहब यहाँ पे, ये इतना माल जो लद के जा रहा है, दिस इज, ये आप वाटर वेज को यूज कर रहे हैं. वाटर वेज को जो आप यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो प्राइमरी सेक्टर. रेलवेज को आप यूज कर रहे हैं, तो रेलवेज ग्राउंड से जा रही है ना भाई साहब, तो ग्राउंड मतलब सॉइल से जा रही है. और आप एयरवेज को यूज करें मतलब एयर. सो ऑल दीज आर प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर. ये आपके एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स हैं. व्हाई इज प्राइमरी सेक्टर कॉल्ड सो? व्हेन अ प्रोडक्ट इज डिराइव्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर. अगर कोई प्रोडक्ट डिराइव होता है बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हुए जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, it is an activity of the primary sector. It is called primary sector because it forms the base for all other products that are subsequently made. ठीक है. It is a base for जितने भी दूसरे products हैं उनसे बना हुआ ये. Take for example the cultivation of cotton. It takes place within a crop season. For the growth of the cotton plant, we depend mainly, but not entirely, on natural factors like rainfall, sunshine, climate. The product of this activity, cotton is a natural product. तो ये आपका नेचुरल प्रोडक्ट है. इन सारी चीजों पे डिपेंडेंसी है और नेचर आपको ये प्रोडक्ट दे रहा है बनाकर, ठीक है. सेकेंडरी सेक्टर. द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. तो नेचुरल प्रोडक्ट्स का भाई साहब दूसरे, मतलब रूपांतरण जिसको हम बोलते हैं, ठीक है. नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स बाय द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. तो जैसे आप देखो कॉटन को हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं? स्पिनिंग से, ठीक है, वीविंग, ये हम दूसरे फॉर्मेट्स तैयार कर रहे हैं. तो ये आपका कॉटन है, अलग अलग जगहों पे लग रहा है. ऑटोमोबाइल मेकिंग, ठीक है, ऑटोमोबाइल मेकिंग में भाई साहब, ठीक है, पेपर मेकिंग, प्लांट्स को हम यूज कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे. जैगरी मेकिंग, गुड़, ठीक है. सो आपका भाई साहब गन्ने से जस्ट इससे बनता है जैगरी, ठीक है. देन वी हैव ब्रिक मेकिंग, देन वी हैव बेसिकली व्हाट. तो ये ऑल the secondary sector covers activities in which natural products, जो नेचर के प्रोडक्ट्स हैं या जो प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स हैं, उनका हम करते हैं रूपांतरण, changed into other forms. So basically this is a रूपांतरण through ways of manufacturing. तो मैन्युफैक्चरिंग से हम अलग अलग रूप दे रहे हैं इसको. भाई साहब जो आपने कॉटन निकाला, उससे आप ये सब अलग अलग तरीके के कपड़े बना रहे हैं,
अलग अलग डिजाइन में बना रहे हैं, ठीक है। आपने जो मिनरल्स निकाला है उससे आप ऑटोमोबाइल्स बना रहे हैं, ठीक है। आपने जो भाई साहब पेपर निकाला है उसको प्रिंटिंग में इतना सब कुछ कर रहे हैं। जो आपने क्रॉप्स किया है उन क्रॉप से भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, जागरी मेकिंग कर रहे हैं, गुड़, ठीक है। और क्या भाई साहब, ब्रिक, मट्टी से आप ब्रिक्स बना रहे हैं, ब्रिक्स से बिल्डिंग्स बनती हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझम समझम समझम, बहुत बढ़िया। So these products are not produced by nature, therefore some process of manufacturing is essential. Nature इनको नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए कोई मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होम में हो सकता है, वर्कशॉप में हो सकता है और फैक्ट्री में भी हो सकता है। इट कैन बी एट होम, इट कैन बी एट वर्कशॉप एंड इट कैन बी अ फैक्ट्री एट वेल, ठीक है। दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम्स associated with the different kinds of industries. तो अलग अलग इंडस्ट्रीज से भाई साहब ये एसोसिएटेड होता है, ठीक है। सो दिस सेक्टर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये अलग अलग इंडस्ट्रीज से एसोसिएटेड। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर? तो सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है भाई साहब? इंडस्ट्रियल सेक्टर। दिस इज ऑल्सो नोन एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर कर क्या रहा है? प्राइमरी सेक्टर का जो मेन प्रोडक्ट है उसको उठाकर उसका रूपांतरण कर रहा है, उसको चेंज कर रहा है, उसको अलग डायमेंशन दे रहा है, ठीक है। ओके, हाउ सिग्निफिकेंट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी? हाउ डज इट हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री? सेकेंडरी सेक्टर इन्वॉल्व्स द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, यूज ऑफ द मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी सेक्टर एंड प्रोड्यूस्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स फॉर कंजम्पशन। तो ये भाई साहब फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं फॉर कंजम्पशन में। इन द प्रोसेस इट क्रिएट्स मैसिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेरियस स्केल्स, अलग बहुत बड़े स्केल पे ये मैसिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। देखो जो गुड्स बना प्राइमरी सेक्टर में तो एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता ही है, लेकिन अभी अगर कॉटन से कपड़ा बनाना है तो बड़ी इंडस्ट्री डालनी पड़ेगी, बड़ी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को डालना पड़ेगा, तो इट क्रिएट्स मैसिव एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ओके, सो आपका बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार जनरेट होता है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर इंड्यूसेस ग्रोथ इन द प्राइमरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिससे ग्रोथ होगा किसमें? प्राइमरी सेक्टर में भी और टर्शियरी सेक्टर में। अब हम देखेंगे प्राइमरी सेक्टर में कैसे ग्रोथ होगा भाई साहब। जितना ज्यादा आपका मैन्युफैक्चरिंग होगा, जितना ज्यादा आपके फाइनल प्रोडक्ट्स बनेंगे, उतना ज्यादा ग्रोथ हो, है ना भाई साहब। वो पैसा किसको जाएगा? प्राइमरी सेक्टर वालों को जाएगा और उससे वो और ज्यादा पैदावार कर सकते हैं, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर को भी ये जाएगा, ये पैसा भाई साहब टर्शियरी सेक्टर को भी जाएगा, ठीक है। इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द जीडीपी ऑफ इंडिया। व्हाट इज जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो इट इज बेसिकली है क्या ये? दिस इज द फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू ऑफ, फाइनल मॉनेटरी वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, फाइनल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, of all goods and services produced within the boundaries of India, ठीक है। फाइनल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर बाय स्टेटिंग 4 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है भाई साहब? इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। इट प्रोसेसेस नेचुरल रिसोर्सेस। तो ये नेचुरल रिसोर्सेस से आप चीजों को बना रहे हैं, लेकिन उन चीजों को रूपांतरित करता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। ओके, इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स टू द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को ये रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहा है। इट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी एक्टिविटीज इनटू फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स में या सेमी फिनिश्ड गुड्स में ये कन्वर्ट करता है। Most of the activities are not dependent on the secondary sector. ज्यादा करके आपकी जो activities है, they are not dependent on the secondary sector. It is dependent on the primary sector for supply of raw materials. ये primary sector पे depend करेगा for supply of raw materials. Greater dependence on this sector indicates underdeveloped economy. जिस इकोनॉमी का प्राइमरी सेक्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस रहेगा, एग्रीकल्चर पे, फिशिंग पे, तो वो इकोनॉमी डेवलप नहीं हुई है, ठीक है। जितना ज्यादा टर्शियरी सेक्टर के जॉब्स क्रिएट होंगे, जितना ज्यादा टर्शियरी सेक्टर डेवलप होगा, उतना ही ज्यादा किसी, जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई देखो, इज इट प्राइमरली अ प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी, सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमी या टर्शियरी सेक्टर?
प्राइमरी सेक्टर तो है नहीं भाई साहब। और मुंबई को माना जाता है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, इट जनरेट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। ओके, ग्रेटर डिपेंडेंस ऑन दिस सेक्टर इंडिकेट्स अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। जितना ज्यादा आपका प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंसी होगी किसी भी इकोनॉमी की, वो इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पाएगी, ठीक है। एग्रीकल्चर पे, एकदम कोर जॉब्स पे अगर होगी तो इकोनॉमी डेवलप नहीं होगी। अ शिफ्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर्स इंडिकेट्स अ डेवलपिंग इकोनॉमी। तो जैसे जैसे भाई साहब प्राइमरी सेक्टर से आप बोलते हैं ना कि भाई साहब डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब गांव का शहरीकरण हो रहा है, ठीक है। तो मतलब जो प्राइमरी सेक्टर है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। प्राइमरी सेक्टर को हम लुप्त प्राय नहीं कर सकते, प्राइमरी सेक्टर हैज टू एग्जिस्ट, बट वी कैन नॉट हैव आवर 100% डिपेंडेंसी ओनली ऑन प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड फॉरेस्ट्री, सो आपका ये हो गया टर्शियरी सेक्टर। दीज आर एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो रिटेल हो गया भाई साहब, कम्युनिकेशन हो गया, कॉल सेंटर, एंटरटेनमेंट, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी मतलब होटल्स, ठीक है, हेल्थ, ठीक है, ट्रेड, एजुकेशन, ये सब आपके भाई साहब टर्शियरी सेक्टर के विंग्स हैं। एवरीथिंग इज बेसिकली टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर मतलब यहाँ पे आप फिनिश्ड गुड्स से डील कर रहे हैं। कपड़ा क्या है भाई साहब, फिनिश्ड गुड्स है, मतलब वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से होता हुआ रिटेल आउटलेट में पहुंचा है, सो इट इज अ पार्ट ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। यहाँ पे आप इंटरनेट सर्विसेज की डीलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे भाई साहब आप कॉल सेंटर में मतलब कस्टमर्स को सर्विस दे रहे हैं, सर्विस ऑलरेडी पहुंच चुकी है, नाउ यू आर बेसिकली कोई भी अगर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट हो गया भाई साहब, जैसे आपका टीवी हो गया, ठीक है, और इंटरनेट हो गया, डिफरेंट साइट्स हो गए, बैंकिंग हो गया आपका, ट्रांसपोर्ट हो गया, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ, ठीक है, पैसा, जो बिजनेस, एजुकेशन, ये सारे आपके टर्शियरी सेक्टर्स हो गए। ऑल दीज आर बेसिकली पार्ट्स ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? टर्शियरी सेक्टर क्या होता है? ओके, these activities by themselves do not produce a good but they are an aid or support for production process, ठीक है। तो अपने आप में ये गुड नहीं है, these activities by themselves do not produce a good, they are not producing any good, but they are an aid or a support for the production process, but they support the entire production process को ये support करते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर क्या प्रोड्यूस करेगा भाई साहब आपका, दिस विल प्रोड्यूस सेकेंडरी सेक्टर, और सेकेंडरी सेक्टर से भाई साहब टर्शियरी सेक्टर, एंड फाइनली, ठीक है, ये आपका समझ लो ये, ठीक है। सो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर से भाई साहब सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर से भाई साहब ये प्रोड्यूस हो रहा है। दीज आर द थिंग्स व्हिच आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, ठीक है। Economic activities, though are grouped into 3 different categories, are highly interdependent with each other, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होगी, दे विल बी हाईली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। Since these activities generate services rather than goods, it is also called as service sector. तो ये ज्यादा करके सर्विसेज जनरेट कर रहे हैं, hence it is also known as service sector. सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड्स एसेंशियल सर्विसेज, जैसे आपके टीचर्स हो गए, ठीक है, डॉक्टर्स हो गए, दीज आर एसेंशियल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज जैसे वॉशरमैन, धोबी, बार्बर्स, ठीक है, कॉबलर्स, जूते जो लोग सिलते हैं, लॉयर्स एंड अकाउंटेंट्स, ठीक है, ये आपके भाई साहब पर्सनल सर्विसेज होंगे। एंड देन दे आर न्यू सर्विसेज, इंटरनेट कैफेज, एटीएम बूथ्स, कॉल सेंटर्स, आईटी कंपनीज, ये आपके नए सर्विसेज जो इमर्ज हो रहे हैं, ठीक है। How are the 3 sectors of economy interdependent? Explained with 5 suitable examples. There are 3 sectors of the economy. Obviously, we know what are the 3 sectors: primary, secondary, and tertiary sector. All these sectors are interdependent. एक दूसरे से भाई साहब ये जुड़े हुए हैं. They are dependent on each other. Some examples are given. Agricultural activities produce raw materials for agro-based industries and food for employees in secondary sector and tertiary sector. है ना भाई साहब, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स फॉर सेकेंडरी सेक्टर एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड फूड फॉर एम्प्लॉइज, ठीक है। इट शोज दैट सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर डिपेंड ऑन प्राइमरी सेक्टर। भाई साहब क्रॉप्स नहीं होंगे तो फूड नहीं प्रोड्यूस होगा, फूड नहीं प्रोड्यूस होगा तो जो लोग सेकेंडरी सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर में है उनको खाना कहां से मिलेगा, ठीक है। दैट इज वन थिंग। Industrial activities produce instruments like tractor, fertilizer for agriculture inputs and increase production and productivity in agriculture. Here, primary sector depends on secondary sector and tertiary sector. ठीक है।
इंडस्ट्रियल जितने भी आपके एक्टिविटीज होते हैं ये सब चीजों को, तो प्राइमरी सेक्टर की डिपेंडेंसी यहाँ पे उससे हो गई। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर मच रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। सो हियर प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड अपॉन टर्शियरी सेक्टर। भाई साहब किसी किसान ने फसल उगाई, फसल से क्रॉप्स उगे, लेकिन वो क्रॉप्स को हम मार्केट तक पहुंचा ही नहीं पा रहे, ठीक है, अगर ट्रांसपोर्ट नहीं है। सो विल द फार्मर बेनिफिट? नो। विल एनीबडी एल्स बेनिफिट? नो। ठीक है, सो ये हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोड्यूसेस ट्रक्स, ऑटोज एक्सेट्रा फॉर ट्रांसपोर्टेशन, कंप्यूटर एसेट्स for proper banking activities and knowledge outsourcing. So it shows that now tertiary sector depends upon secondary sector. Marketization, storage and transportation inadequacy will put obstacle for farmers to link with their consumers and their earnings will be reduced, life will be miserable. It shows that secondary sector and tertiary sector depend on, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल से दिखाना है कि कैसे प्राइमरी सेक्टर की डिपेंडेंसी सेकेंडरी और टर्शियरी में है, कैसे सेकेंडरी सेक्टर की डिपेंडेंसी प्राइमरी और टर्शियरी में है, और कैसे टर्शियरी सेक्टर की डिपेंडेंसी प्राइमरी और सेकेंडरी में। ठीक है, वैल्यूज। सो व्हाट आर द वैल्यूज? बेसिकली टोटल वैल्यू ऑफ कोकोनट्स, लेट्स से आपका भाई साहब 50,000 है, ठीक है, ₹50,000। लेट्स से 1 kg ऑफ व्हीट, ठीक है, 1 kg ऑफ व्हीट ₹8 पर kg है। फ्लावर कितना है भाई साहब? ₹10 पर kg है। और आपके बिस्किट्स देखोगे अगर 60, दैट इज 4 पैकेट्स। ठीक है, 1 kg ऑफ व्हीट एंड 1 kg ऑफ फ्लावर ये प्रोड्यूस करता है भाई साहब 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स। क्या ये समझ में आ रहा है? 1 kg व्हीट को आप कन्वर्ट करते हैं 1 kg ऑफ फ्लावर में, मतलब आटे में, और 1 kg आटे से बनता है भाई साहब 4 पैकेट बिस्किट के। ठीक है, ये रे ओके। सो ये व्हीट आपको कितने में मिल रहा है? ₹8 पर kg, ₹8 का खर्चा इधर आया। फ्लावर कितने में मिल रहा है? पैसा पिसाई का चार्ज लग के ₹10 पर kg, मतलब ₹2 आपके पिसाई में जा रहे हैं। ठीक है, और 4 पैकेट ऑफ बिस्किट्स कितने में सेल हो रहे हैं भाई साहब? 60 में। तो 8 का 10 बना, 10 का भाई साहब 60 बना। तो हर प्रोसेस में आपको इंक्रीमेंट दिखेगा। ठीक है वही चीज, गेहूं का आटा बना, आटे का बिस्कुट बना, लेकिन देखो कैसे चेंज होता गया, क्योंकि यहाँ पे जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको पैसा कहां से मिलेगा? जो चक्की पिसाई में इन्वॉल्व है, वेयर विल दैट पर्सन गेट द मनी फ्रॉम? ठीक है, सो यहाँ पे उसका पैसा, उसका कट ऑफ, ठीक है, वो भी अपने मशीन्स लगा रहा है भाई साहब। ठीक है, यहाँ पे तो और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं, यहाँ पे तो बिस्किट्स ही बन रहे हैं, बिस्किट्स का शेप, साइज वगैरह सब कुछ ऑटोमेटेड मशीन से बन रहा है, तो यहाँ पे और ज्यादा मशीन्स का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, और ज्यादा शुगर वगैरह भी इसमें ऐड हो रहा है, और भी बहुत सारे। सिर्फ आटे का बिस्कुट तो बना नहीं सकते, उसमें चीनी घोलना पड़ेगा, उसमें एक फ्लेवर देना पड़ेगा, तो ये सारी तमाम चीजें हैं, उसकी पैकिंग है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये 4 पैकेट ऑफ बिस्किट का कॉस्ट कितना आ गया? देखो 60 रुपीज। द वैल्यू ऑफ द फ्लावर एंड व्हीट इज नॉट काउंटेड सेपरेटली बिकॉज वी वुड बी काउंटिंग द वैल्यू ऑफ द सेम थिंग्स इन नंबर ऑफ टाइम्स। हम फाइनल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट को काउंट करते हैं। मतलब कैसा है? देखो, अगर मैं बोल रहा हूं ये 60 रुपए का है, तो इस 60 रुपए में आपने इसको और इसको गिन लिया है, आप बोलेंगे जीडीपी। देखो जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब आपका क्या है? फाइनल वैल्यू। हमने बोला ना यहाँ पे फाइनल मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू मतलब पैसा, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब अगर गेहूं यूज हुआ है फाइनल प्रोडक्ट बिस्किट बनने में, तो आपका भाई साहब कितना बिस्किट बना? 60 रुपए का बिस्किट बना। इस 60 रुपए में आटा गेहूं सब आ गया। सो आप फिर से इसकी बिलिंग नहीं करेंगे, इसकी बिलिंग नहीं करेंगे। तो जीडीपी में ये जो आपके 4 बिस्किट के पैकेट है, 15 रुपए पर बिस्किट, ठीक है, 15 रुपए पर पैकेट, ये आपका फाइनल बिलिंग में आ जाएगा। सो इट इज नॉट काउंटेड ट्वाइस और थ्राइस। ठीक है, what do you mean by the term gross domestic product? What precaution should be taken in calculating gross domestic product? Gross domestic product is a market value of all final goods and services produced in each sector in a year. तो सारे जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, फाइनल, इसलिए हमने बोला यहाँ पे देखो फाइनल, मतलब वो जो बिस्कुट का पैकेट बना उसको आप कंसीडर करेंगे, उसके प्राइस को आप कंसीडर करेंगे, ना कि आटे का, ना कि गेहूं का। अगर आटे का यूज या गेहूं का यूज फाइनल प्रोडक्ट बिस्कुट बनने में हुआ है, अगर आटे या गेहूं का यूज रोटी बनने में हुआ है, तो अलग तरीके से कैलकुलेशन होगा, रोटी का फाइनल प्राइस होगा।
ठीक है, अगर भाई साहब इसका हुआ है बिस्कुट में तो बिस्कुट का फाइनल प्राइस होगा जिसमें भी उसका यूज हुआ है, ठीक है। ओके, प्रिकॉशन इन कैलकुलेटिंग जीडीपी, नॉट एवरी गुड और सर्विस दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड। मतलब आप जो फाइनल प्रोडक्ट बिस्कुट को कंसिडर कर रहे हैं तो आप व्हीट के प्राइस को कंसिडर नहीं करेंगे, आप फ्लावर के प्राइस को कंसिडर नहीं करेंगे, आप सीधा बिस्किट के प्राइस को कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो इट ओनली इंक्लूड्स द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स इंक्लूड द वैल्यूज ऑफ ऑल रॉ मटेरियल्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो यू हैव सीन दैट इन प्रोड्यूसिंग बिस्किट्स व्हाट आर द इंटरमीडिएट गुड्स, व्हीट एंड फ्लावर। लेकिन अगर हम इनका भी हिसाब रखने लगे, मतलब इनको भी ऐड करने लगे तो हमारी डबल काउंटिंग हो जाएगी, ट्रिपल काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। सो इसीलिए जीडीपी में इस चीज को हमको ध्यान रखना है। हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स, तो प्राइमरी सेक्टर स्टेज 1 at initial stages of development, primary sector was most important sector of human activity। जब भाई साहब डेवलपमेंट चालू हुआ था तो प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिविटीज होती थी, ठीक है। इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर। ये आपका प्राइमरी सेक्टर है बेसिकली। एग्रीकल्चर बोल लो, फॉरेस्ट्री बोल लो, फिशिंग बोल लो, माइनिंग बोल लो, डेयरी बोल लो, ठीक है। इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज, एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉस्पर्ड एंड प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर। तो भाई साहब फार्मिंग में आपका अलग अलग मेथड्स आ गए, हाइब्रिड सीड्स यूज करना, ट्रैक्टर्स यूज करना, ठीक है, इस तरह से हार्वेस्टिंग करना। तो जितना लेबर से काम होता था उससे कहीं ज्यादा काम होने लगा, ठीक है। सो मेनी पीपल took up the activity, example craftsmen, traders, etc, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग इंक्रीज मेनी टाइम्स, तो बहुत ज्यादा आपका धंधा बढ़ गया। जैसे जैसे फार्मिंग मैकेनाइज होने लगी धंधा बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, ठीक है। ओके, बिसाइड्स देयर वाज आल्सो एडमिनिस्ट्रेटर्स, ट्रांसपोर्टर्स, आर्मी एक्सेट्रा, ये सारी चीजें थी, ठीक है। दीज वर आल्सो देयर। सो मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड वेर नेचुरल प्रोडक्ट्स, एग्जांपल शुगर केन, ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है। ओके, स्टेज टू मोर देन 100 years ago न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेर इंट्रोड्यूस्ड। मैन्युफैक्चरिंग मतलब बहुत हाई स्केल में प्रोडक्शन करना, ठीक है। तो 100 साल पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ, वेर इंट्रोड्यूस्ड, फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपैंडिंग। तो फैक्ट्रीज का आना हुआ और दैट स्टार्टेड एक्सपैंडिंग। दिस इज बेसिकली वॉल्क्सवैगन जो जर्मनी में स्टार्ट हुआ। किस टाइम पे स्टार्ट हुआ था ये? वॉल्क्सवैगन कब स्टार्ट हुआ था? आपके 9th में आप पढ़ चुके हैं, नार्सिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर में। मतलब नार्सिज्म के टाइम पे ही वॉल्क्सवैगन स्टार्ट हुआ है। हिटलर ने जब टेक ओवर किया था तो जर्मनी की इकोनॉमी बहुत डाउन थी, तो उसने बहुत स्ट्रांगली इकोनॉमी को अपलोड किया और वॉल्क्सवैगन वर वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स, ठीक है। और आज भी ये ट्रेडिशन चला आ रहा है। आप देखोगे जितने भी आपके कार्स हैं मैक्सिमम दे आर जर्मन मेड, ठीक है। ज्यादा करके कार्स आपके जर्मन मेड है, ओके। People who earlier worked in farms began to work in factories in large numbers। जो फार्म्स में काम करते थे, क्योंकि अभी फार्मिंग में आपका ट्रैक्टर आ गया तो उतने लेबरर्स की जरूरत नहीं है। आपका भाई साहब हार्वेस्टिंग जो आपका फसल की कटाई है वो भी मैकेनाइज्ड हो गया, उतने लेबरर्स की जरूरत नहीं है। तो धीरे धीरे ये लेबरर्स जाएंगे कहाँ? Where will these farmers go? They started accumulating in manufacturing industries। तो सर्विस सेक्टर आपका भाई साहब बनने लगा। आपने कहा हो गया, इतना आसान क्या था? कल की तरह आज भी एक्टिविटी कीजिए सबका। ओके, पीपल बिगैन टू यूज मेनी मोर गुड्स दैट वर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज एट चीप रेट्स, ठीक है। तो आपको चीप रेट्स में मिलने लगा क्योंकि भाई साहब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन था, hence it was cheaply available। जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, ठीक है, जितना ज्यादा क्वांटिटी बढ़ाएंगे उतना सस्ते में वो बिकेगा, ठीक है। ओके, सो दैट इज स्टेज 2। नाउ टर्शियरी सेक्टर विच इज स्टेज 3। सो ऑब्वियसली दीज द हिस्ट्री ऑफ to describe the historical changes that have taken place in the sectors of the economy in developed countries। The history of developed countries reveals a general pattern of development in their economic structure। For first, primary sectors predominantly contributed to GDP and held most of the employment।
ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, देन व्हेन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इंक्रीज्ड देयर वाज अ नीड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स डोमिनेटेड द इकोनॉमी, ठीक है। मच ऑफ द वर्कर्स शिफ्टेड टू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड प्रोड्यूस्ड मच सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स एंड इनपुट्स फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर। आफ्टर 100 years most of the workers shifted to service, ठीक है। The service sector has now become the most important sector in terms of total production and employment generation without disturbing the production and productivity of the other two sectors, ठीक है। So it is seen that economic structure तो आपका धीरे धीरे शिफ्ट हुआ है प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी। Now tertiary sector is expanding and more the tertiary sector expands in a particular economic country or region, the more will be the development of that region, ठीक है। जीडीपी बाई प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर 1973 में इंडिया में जीडीपी का भाई साहब ये प्राइमरी सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट था। आज देखो भाई साहब टर्शियरी सेक्टर से आपका ज्यादा करके पैसा आ रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मोस्ट ऑफ द मनी दैट इज जनरेटेड इज कमिंग फ्रॉम द टर्शियरी सेक्टर। क्लियर है, आर वी क्लियर? सो इन 1973-74 प्राइमरी सेक्टर से 2.6 लाख करोड़ आ रहा था, सेकेंडरी सेक्टर से 1.3 लाख और टर्शियरी सेक्टर से कितना आ रहा था 1.5 लाख, ठीक है 1973-74। नाउ इन 2013-14 इन करोड़ प्राइमरी सेक्टर से देखो भाई साहब कितना आ रहा है 9 लाख, मतलब ये बढ़ा है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर से कितना आ रहा है भाई साहब 13 लाख, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बढ़ा है भाई साहब। टर्शियरी सेक्टर से देखो 1.5 था, अभी 35 लाख करोड़ से, ठीक है। सो इट हैज इंक्रीज ट्रिमेंडसली, ठीक है। और ये इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली ये भी बढ़ेगा, ठीक है। सो आपको दिख ही रहा है भाई साहब कंपैरिजन में ये तीनों, मतलब यहाँ पे देखो ये बड़ा है, ये बड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा आपका टर्शियरी सेक्टर बड़ा है। हो गया, डन, सबका हो गया। कौन महेश, कौन बाकी है? ओके। The total production in all the three sectors has grown over the 40 years, but maximum आपका जहां पे increase हुआ है that is basically the tertiary sector. Why has the primary sector remained more important than other sectors in spite of its small share in the GDP? पूरे GDP में देखोगे पहले प्राइमरी सेक्टर मेन था, आज की तारीख में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे कम हो गया है, ठीक है। Why is it still important? क्योंकि भाई साहब प्राइमरी सेक्टर में आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, फूड प्रोड्यूस हो रहा है। वही अगर सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के लोगों को नहीं मिलेगा तो डेवलपमेंट होगा कहां से, ठीक है। शेयर्स ऑफ सेक्टर इन जीडीपी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे 1973-74 शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी परसेंटेज, प्राइमरी 40, सेकेंडरी भाई साहब 12% था और टर्शियरी आपका 48%, ठीक है। 2013-14 में भाई साहब आपका टर्शियरी बढ़कर 68% हो गया है, प्राइमरी 12% हो गया, ठीक है। ओके। सो अगर आप देखोगे अगर हम 100% पे आ जाएं, 100% पे आपका टर्शियरी का कितना है भाई साहब, अभी सबसे ज्यादा है, टर्शियरी शेयर इज ऑलमोस्ट 68%, ठीक है। Over the 40 years, production in all three sectors has obviously increased, but increased the most in the tertiary sector, and it is having the maximum share of the total output. ठीक है। So ये सब आपके पास अब tertiary sector के हैं। एग्रीकल्चर अगर डेवलप होता है तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज विल डेवलप, और अगर इंडस्ट्रीज डेवलप होता है तो ऑब्वियसली सर्विसेज विल डेवलप, ठीक है। ईटिंग आउट, टूरिज्म हो गया भाई साहब, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ द टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। अब हम जा सकते हैं। थैंक यू। Look. Okay, reasons for rising importance of tertiary sector in India, ठीक है। क्यों ये बढ़ रहा है? Why is tertiary sector increasing? Obviously more income है, ज्यादा इनकम है, ठीक है। बाकी दोनों सेक्टर से tertiary सेक्टर में ज्यादा इनकम है, ठीक है। एंड मोर सर्विसेज आते हैं, ठीक है। IT कंपनी, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। Which sector has emerged as a largest producing sector? कौन सा सेक्टर भाई साहब इमर्ज हुआ है
as the largest producing sector in the Indian economy in the last decade. The tertiary sector has emerged as the largest sector because demand for tertiary sector activities like transport, storage and trade has increased substantially with the development of primary and secondary sectors. So obviously आपके प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स दोनों भी डेवलप हुए हैं और इसके वजह से टर्शियरी सेक्टर भी डेवलप हुआ है. ठीक है. विद इंक्रीज इन द इनकम लेवल्स ऑफ द पीपल डिमांड फॉर, तो इनकम लेवल बढ़ेगा तभी तो लोग टूरिज्म की सोचेंगे. पैसा ही नहीं है तो भाई साहब हम पहले खाने पीने की सोचेंगे, उसके बाद टूरिज्म की सोचेंगे. शॉपिंग, आप अगर बड़े बड़े मॉल्स बना दोगे लेकिन लोगों के पास इनकम ही नहीं है तो नहीं चल पाएगा ना. लोगों का इनकम बढ़ेगा तो शॉपिंग की टेंडेंसी बढ़ेगी. एजुकेशन, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा, इट इज बेसिकली टर्शियरी सर्विस एंड अदर सर्विसेज हैज इंक्रीज्ड. आज की तारीख में भाई साहब हमारे टाइम पे या हमारे मतलब और भी थोड़ा अगर आप पुराने जाएंगे तो हम सिर्फ स्कूल में भेजना है बच्चों को, इतना ही था. आज की तारीख में भाई साहब अच्छे स्कूल में भेजना है, अच्छे स्कूल में भेजना, अच्छी फीस हो, ये सब हम देख रहे हैं भाई साहब. ठीक है. सो थिंग्स आर चेंजिंग. Basic services of education, healthcare and communications require a large number of people. Basic services of education, टीचर्स चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, स्कूल चाहिए, स्कूल में भाई साहब पियोन्स चाहिए. ठीक है. हेल्थ केयर मतलब डॉक्टर्स, नर्सेस, ठीक है, ये सारे चीज. ठीक है. कम्युनिकेशंस, ठीक है, कम्युनिकेशंस मतलब आपका इंटरनेट हो गया, मतलब आपके जो इंटरनेट सर्विसेज हो गए. कम्युनिकेशंस रिक्वायर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल to be engaged in the tertiary sector activities. Liberalization of the economy has boosted faster growth in financial services. Now what is liberalization of an economy? पहले हमारा इकोनॉमी बहुत टाइट था, मतलब हमने उतना बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं किया था. हमारे बिजनेस तो एक टाइम हुआ करता था जिसको हम इंडिया में बोलते थे लाइसेंस राज. ठीक है. दिस वाज नोन एज लाइसेंस राज. हर चीज के लिए आपको इतने ज्यादा लाइसेंसेस की आवश्यकता होती थी कि बिजनेसमैन बिजनेस करने से पहले ही कोई दम तोड़ देता था. हमसे पॉसिबल नहीं है भाई साहब इतने लाइसेंसेस प्रोक्योर करना, सो नहीं चाहिए हमको बिजनेस. पीपल यूज टू अर्न फॉर गवर्नमेंट जॉब्स. ठीक है. ये लाइसेंस राज मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, खत्म हुआ और बिजनेस को इजी बनाया गया, सो दैट मोर एंड मोर पीपल, क्योंकि बिजनेस अगर होगा तो बिजनेस से इनकम जनरेट होगा प्लस एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा. तो गवर्नमेंट के एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे. एक तो आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट जनरेट के लिए सोचना नहीं पड़ेगा और प्लस लोगों के पास पैसा भी आएगा. पैसा आएगा तो इकोनॉमी बूस्ट होगी. ठीक है. ओके. लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, तो जैसे जैसे हमारा इकोनॉमी लिबरलाइज हुआ, हैज बूस्टेड फास्टर ग्रोथ इन फाइनेंशियल सर्विसेज. इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम अब्रॉड क्रिएटेड अ बूम इन द कॉल सेंटर्स. ठीक है. तो आपके भाई साहब सॉफ्टवेयर आपके हमने भाई साहब सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छी तरह से पकड़ा. ठीक है. सो कंप्यूटर्स को हमने बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया है और इंडिया बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर का बहुत डिमांड आया और कॉल सेंटर्स का जनरेट हुआ. ठीक है. सो कॉल सेंटर्स में भी बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट है. नॉट ऑल सर्विस सेक्टर्स इज ग्रोइंग इक्वली वेल. कुछ ऐसे भी सर्विस सेक्टर्स हैं विच आर नॉट ग्रोइंग इक्वली वेल. सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल. वन एंड limited number of services employ highly skilled and educated workers. ठीक है. Other end, large number of services employ small shopkeepers, persons, transport person. इनके ज्यादा स्किल सेट नहीं है. एक जगह अगर आप देखोगे तो भाई साहब जैसे डॉक्टर्स है, क्या ये टर्शियरी सेक्टर है? यस इट इज. यहाँ पे भाई साहब डॉक्टरी पढ़ने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं. हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है यहाँ पे. ठीक है. ओके. ठीक है. अदर एंड भाई साहब आप सिंपल शॉपकीपर्स को जहाँ पे second category of people, ठीक है, barely manage to earn a living but have other but जैसे अगर आप देखोगे सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. एक है भाई साहब आपका क्या, बहुत हाईली क्वालिफाइड और स्किल्ड. ठीक है. अदर एंड large number of services employ small shopkeepers, repair persons, transport persons. ठीक है. The second category of people barely manage to earn a living. ठीक है. बट हैव नो ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज टू वर्क. इनके पास और कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं है वर्क करने का. ठीक है. चाय वाले हो गए, सफाई वाले हो गए, रिक्शा वाले हो गए. ठीक है. शेयर ऑफ सेक्टर्स इन द एम्प्लॉयमेंट, अगर हम एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज देखें, यहां पे हमने देखा इकोनॉमी में क्या शेयर था. नाउ वी विल टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट में क्या परसेंटेज है. ठीक है. प्राइमरी 74% है,
ठीक है, सेकेंडरी 11% है और टर्शरी 15% है व्हेन इन द 1970s। तो ज्यादा करके आपका एम्प्लॉयमेंट, जो लोग एम्प्लॉयड थे वो किसमें एम्प्लॉयड थे, प्राइमरी सेक्टर में, अप्रोक्सीमेटली 74%। नाउ इन 2011-12 प्राइमरी सेक्टर में कितने हो गए, 14, सेकेंडरी सेक्टर में कितने हो गए, 24 एंड टर्शियरी सेक्टर में 27%। ठीक है, जितना आपका क्वालिफिकेशंस बढ़ेगा, जितना आपका नॉलेज बढ़ेगा, जितने आपके स्किल सेट्स बढ़ेंगे, उतने ही टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, इट विल इंक्रीज। तो ये था भाई साहब 1972-73 में, और यहाँ पे हो गया भाई साहब 2011-12 में। सो अभी धीरे धीरे टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इट इज बेसिकली इंक्रीजिंग। इवन टुडे प्राइमरी सेक्टर इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू एम्प्लॉयमेंट इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया। किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी में जो डेवलप हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर। इसमें प्राइमरी सेक्टर लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर अभी भी है। ठीक है, नॉट एनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स ओवर द लास्ट 40 ईयर्स। जॉब्स तो क्रिएट हुए लेकिन इतनी ज्यादा तादाद में भी नहीं क्रिएट हो रहे। दिस इज अ ट्रांजिशन फेज। हम यहाँ पे टर्शियरी सेक्टर में इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे। प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज गॉन अप बाय 9 times, एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज हैज गॉन अप बाय 3 times, प्रोडक्शन सर्विसेज 14 times सर्विसेज में। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज में कितना बढ़ा है भाई साहब, 5 times। ठीक है, more than half of the workers in the country are working in the primary sector, mainly in agriculture, producing only a quarter of the GDP। हाफ जो आपका लेबर फोर्स है वो कहां पे काम कर रहा है, मोर देन हाफ आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, और सिर्फ 25% ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन इज फ्रॉम एग्रीकल्चर इन जीडीपी। मतलब हमारा वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज। ये क्यों हो रहा होगा, समझे इस इक्वेशन को, समझे। मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स, मतलब मोर देन 50% ऑफ द एंटायर वर्क फोर्स इज एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, however what is the output of the primary sector, only 25% of the GDP। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा होगा, why is this happening? तो ये लोग जो फार्मिंग का काम कर रहे हैं ये कुछ और नहीं कर सकते। ठीक है, दैट इज द रीजन दे आर एम्प्लॉयड देयर। इसको हम एम्प्लॉयमेंट इन डिस्गाइज बोलेंगे। ठीक है, अगर 50% लोग इसमें हैं तो आपका जीडीपी का भी तो 50% कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है। सो thus the secondary and tertiary sector produce 4/5 of the produce। ठीक है, whereas they employ less than half of the people। less than half of the people का एम्प्लॉयमेंट है किसमें, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में, लेकिन 4/5 ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन है, 4/5 ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इसका मतलब लेस एम्प्लॉयमेंट से हम ज्यादा इनकम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सो व्हाट इज डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट पीपल, व्हाट इज डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। अभी समझो भाई साहब, लेट्स से मिस्टर अन्वेश सावंत है, उनका भाई साहब ये उनका, ही इज अ फार्मर। तो लेट्स से आपके अन्वेश सावंत एक फार्मर है, ही इज अ फार्मर, दिस इज द पीस ऑफ लैंड दैट ही हैज। ओके, नाउ इन ऑर्डर टू वर्क इन दिस लैंड, ठीक है, समझ लो इनके भाई साहब 5 बेटे हैं, 5 sons। ठीक है, सो व्हाट ही इज डूइंग इज, जैसे ही ये बेटे जवान हो गए तो इन सबको लेकर वो भाई साहब इसमें काम कर रहे हैं। जब अन्वेश सावंत अकेले थे तो देन दिस एंटायर फील्ड वाज लेट्स से जनरेटिंग 10 tons ऑफ एनी प्रोडक्ट, व्हीट, राइस, जो भी है। ठीक है, ये अपने अन्वेश सावंत जी भाई साहब अपने 5 बेटों के साथ 5 इनके साथ आज कितना जनरेट कर रहे हैं, लेट्स से 11.5 tons। ठीक है, 11.5 tons। तो 5 लोगों के एडिशन से क्या ये 50 टन हो गया, 5 गुना बढ़ गया? नहीं, बढ़ा ही नहीं है, ऑलमोस्ट। ठीक है, तो क्या ये घाटे का सौदा है या फायदे का? इनके इन 5 बेटों को यहां पे एम्प्लॉय करने का जो नजरिया है, इज इट बेनिफिटिंग हिम? नॉट दैट मच। ठीक है, मतलब 1.5 टन के लिए उसने क्या किया, अपने 5 बेटों को यहां पे लगा दिया। हो सकता है एक बेटे को लगाता था, बाकी 4 को भाई साहब वो कहीं और भेज दे। ठीक है,
तो इनका परफेक्ट इक्वेशन क्या होता था, एक बेटे को अपने साथ रखे, बाकी 4 को भाई साहब ये शहर भेज दे कोई काम करने के लिए, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, पैसा जनरेट होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? बिकॉज दिस इज हार्डली एनी डिफरेंस। इसको हम बोलते हैं, तो मतलब जिस खेत में 1 या 2 इंसान से, ठीक है, वही प्रोडक्शन मिलती है जितना 5 इंसान से, तो मतलब ये जो 3 इंसान है इनको आप जबरदस्ती का फालतू में इनको लगा कर रखें। सो दिस विल बी कॉल्ड एज डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दिस इज नोन एज डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। आर वी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट? मतलब फालतू का एम्प्लॉयमेंट है, मतलब यहां पे आप वेस्ट कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स को। दे शुड बी एम्प्लॉयड समवेयर एल्स टू जनरेट मनी। आर वी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट? ठीक है, सो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये आपका एक दूसरे तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट है। कोई काम हमने सोचा ही नहीं, चलो भाई साहब खेत में काम करें, खेत में काम करके क्या हो, कितना ही तुम प्रोडक्शन इंप्रूव कर लोगे, वही प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट। ठीक है, सो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट हेल्प टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री। एक कंट्री के प्रोडक्टिविटी को ये नहीं बढ़ाता है। मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, मेनली इन एग्रीकल्चर, प्रोड्यूसिंग ओनली अ क्वार्टर ऑफ द जीडीपी। 50% से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं जस्ट टू प्रोड्यूस 25% ऑफ द जीडीपी, विच इज एक घाटे का सौदा हो गया। मतलब ये जो इतने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ये डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में है। इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे मतलब आप बोल रहे होंगे कि हाँ चलो आ रहा है पैसा, लेकिन आपके कहीं और होने पे कहीं ज्यादा पैसा आता था, ये भी एक टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। हो सकता है अनवेश सावंत के 5 बेटों को, वो 4 बेटों को अगर बाहर भेजते थे तो 5 बेटों को लेकर जब आप काम कर रहे हैं, एक बेटी की जरूरत है वहां पे, तो उसकी भी शायद जरूरत नहीं है, तो बाकी 4 जो हैं वो बोलने को तो बोल रहे हैं हम सुबह से जाकर शाम तक भाई साहब खेतों में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन इज इट जनरेटिंग दैट मच रिटर्न? नो। सो एक टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो इसको हम बोलेंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दे आर एंगेज्ड इन एन एक्टिविटी, however that activity is not resulting in a fruitful income. ठीक है, in contrast to this, the secondary and tertiary sectors produce 3/4 of the produce, whereas they employ less than half of the people. 3/4 या 4/5 जाता है भाई साहब। If we move a few people out from agriculture sector, तो अगर भाई साहब ये अपने 4 बेटों को किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लगा दें, ट्रांसपोर्ट में लगा दें, या इनके टैलेंट और एजुकेशनल स्किल के हिसाब से किसी सर्विस सेक्टर में लगा दें, तो फैमिली इनकम बढ़ेगी। ठीक है, सो इफ वी मूव अ फ्यू पीपल आउट फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड। दीज पीपल आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड एंड आर नॉट प्रोडक्टिव एसेट्स ऑफ द कंट्री। दे आर नॉट द प्रोडक्टिव एसेट्स ऑफ द कंट्री। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी हम बात करेंगे भाई साहब लक्ष्मी। Rampur village in Madhya Pradesh. This is basically a village in Madhya Pradesh. Lakshmi and her husband were small farmers. एक small सी जमीन थी और वहां पे फार्मिंग करते थे। They owned about 2 hectares of unirrigated land and grew crops like ज्वार and अरहर। एक टाइप ऑफ दाल है, ठीक है, ओके, ज्वार एंड अरहर को। They had 3 children, 2 sons and a daughter. ठीक है, 2 sons and a daughter. The eldest son had never been to a school, as there was no school in near or nearby his village. ठीक है, the younger son and daughter had completed their higher secondary examination from a newly set up educational institute. Higher secondary मतलब 12th pass, ठीक है, which was a little distant away from the village. So they had basically procured their mark sheets as well. Though they were educated, they did not get opportunities to work in the village, so they remained unemployed. इनके पास काम नहीं, क्योंकि विलेज में उतने स्किलफुल काम होते नहीं है। A situation where people of working age are willing to work at the going wages but do not get jobs is known as unemployment. ठीक है, willing होना चाहिए, अगर willing ही नहीं है तो उसको unemployment नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे unemployment। लोग तैयार हैं काम करने के लिए जो स्टैंडर्ड पगार है उस पे, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ओके, सो दिस रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट। एट ऑल द 5 members of the family worked in the farm and produced about 20 quintals of ज्वार ड्यूरिंग नॉर्मल मॉनसून्स। ठीक है, ज्वार इतना प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ज्वार मतलब ये 5 मेंबर्स से कितना प्रोड्यूस हुआ भाई साहब? Lakshmi's educated children were also forced to work in the farm with other members of the family just because they do not have a substantial job. ठीक है, we have no other jobs in our village, so we work in the farm so that the hardship of the unemployment is reduced. Underemployment इसको हम बोलेंगे is a situation in which people are apparently working
but all of them work less than their potential. These are educated people. They can work and earn far better than earning or working in a field. ठीक है, so ये होने लगा भाई साहब. We have passed our HSC but we work in the farm. हम भाई साहब वर्क कर रहे हैं कहाँ पे, फार्म में. ठीक है, our whole family contributes in the field even though not everybody is really needed. सबकी जरूरत भाई साहब नहीं है. Sharing the farm work does not reduce our poverty. इससे हमारी गरीबी दूर नहीं हो रही है. ठीक है, so it's not a solution to the problem. तो इस तरह से लेस रेल्स हो गए भाई साहब रामपुर में. Farmers become anxious. The government takes up a number of steps to provide employment opportunities in Lakshmi's village. The government introduced National Rural Employment Guarantee Act of 2005. Under National Rural Employment Act, all those Guarantee Act, all those people who are able to and are in need of work are guaranteed 100 days of employment. 3 महीने का इनको जॉब मिलता है. ठीक है, जो भी काम करना चाहते हैं इनको 3 महीने का जॉब मिलता है. ठीक है, इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट से इनको जॉब मिलता है. ठीक है, इट बिगिंस विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम, बेटर रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ अ बैंक. दिस लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रामपुर विलेज. तो रामपुर विलेज में धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन चालू हो जाता है. ठीक है, Lakshmi's educated children get a job. अभी सिनेरियो चेंज होता है. ठीक है, now the son as a supervisor at the dam construction site. Educated इंसान है तो he is working as a supervisor at the dam construction site, and the daughter as a clerk in the bank. She started working as a clerk in the bank. Her uneducated son works for few months as a laborer at the road construction site. ये as a laborer at the road construction site काम कर रहा है. ठीक है, now there is extra income. So apart from the income that they were generating from agricultural produce, they are generating income from other sources. ठीक है, okay. So this year only 3 people worked in Lakshmi's farm instead of 5. ठीक है, but surprisingly the production instead of falling remained the same, that is 20 quintals per hectare. इसका मतलब क्या है, बाकी के 3 लोगों की यहाँ पे जरूरत नहीं, बाकी के 2 लोगों की जरूरत नहीं थी. यहाँ पे 5 लोग मिलकर जो एक फील्ड से प्रोडक्शन कर रहे हैं वही 3 लोग भी कर सकते हैं. तो बेसिकली द 2 people that were there were a disguised form of unemployment or underemployed. When 5 people work, the total production was 20 quintals of jawar, and when 3 people are working, then also the production is 20 quintals of jawar. ठीक है, तो जवार जो है वो आपका भाई साहब, so now there are 3 people working and yet total production is the same. Yet आपका total production. This means that you do not need 5 people to look after the small plot. You just need 3. तो बाकी के 2 लोगों को अगर आप एम्प्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, you are under employing them. ठीक है, you are basically forcefully employing them. Okay, this means that though all 5 members of the family worked in the farm, no one was fully employed. Each one was doing some work, but in actual fact, their labor effort had gone divided. ठीक है, this means there were more people in agriculture than was necessary. This led to disguised unemployment. Disguised unemployment का factor बोलते हैं इसको. ठीक है, disguised unemployment is a kind of unemployment in which there are poor people. In this way, there are people who are visibly employed but are actually unemployed. ये visibly आपको employed दिख रहे हैं. ये दोनों बच्चे उसके जो पढ़े लिखे थे वो आपको दिख रहे हैं काम करते हुए, लेकिन वो इनकम कहाँ जनरेट कर रहे हैं. ठीक है, unemployed. In such a situation, more people are engaged in a work than required. So ज़्यादा people involve हो रहे हैं than required. ठीक है, dams, canals, water pumps, transportation, banks, warehouses. ठीक है, due to government efforts, better infrastructural facilities developed in Lakshmi's village like dams, canals, water supply, electric supply, banks, transportation and cold storage facilities for crops. ठीक है, तो आपका जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो इन सब चीजों की भाई साहब डिमांड बढ़ी. Farmers got cheap credit from banks to buy seeds, fertilizers and agricultural equipments. और लक्ष्मी को भी भाई साहब एम्प्लॉयमेंट मिला. They now had surplus production. तो अभी इनका भाई साहब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा to sell. They had higher incomes including that of Lakshmi, who was working in a bank. ठीक है, okay. The panchayat and the government set up educational institutes and health centers in the village. ठीक है, so यहाँ पे educational institutes हुआ, health centers हुए, transportations हुआ, market हुआ, ये सारी चीजें होने लगी. All these activities provided productive employment not only to farmers but to those in services like health, education, transport, trade, banking, etc. So apart from the primary activities,
these were the tertiary sectors which were generated, and obviously the tertiary sectors generated huge amount of income as well as employment for the people. ठीक है, with time Lakshmi's village was completely transformed. तो सिर्फ प्राइमरी सेक्टर को डिपेंडेंट अगर हम रखेंगे तो हम क्या करेंगे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट करेंगे. ठीक है, वी विल नॉट बी एबल टू एम्प्लॉय द रिसोर्सेज एज रिक्वायर्ड एंड वी विल बी जनरेटिंग फार लेस इनकम एज वेल. हमारा इनकम भी काफी लेस जनरेशन होगा. हाउ कैन एम्प्लॉयमेंट बी इंक्रीज इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज? Education and health sector can create massive employment in urban as well as rural areas. Proper planning needs to be strengthened in these sectors. Vocational training also creates massive employment. तो आप थोड़ा बहुत अगर इनके स्किल सेट्स को इम्प्रूव करेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग्स बोलते हैं हम, तो काफी सारा एम्प्लॉयमेंट है. अलाइड एक्टिविटीज लाइक हॉर्टिकल्चर, ठीक है, पिसिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर should be promoted through financial assistance, awareness programs which will create employment in rural areas. So apart from the traditional farming, we should promote these activities as well. ठीक है, promotion of small scale industries and self help groups will create employment in the urban areas. तो small scale industries को अगर हम encourage करें या self help groups को encourage करें, that will also increase employment in urban areas. Tertiary activities like banking, promotion of market etc. can penetrate service sector to rural sectors and help in growth of primary sector and ultimately create employment. तो ये सारी चीजें भाई साहब जनरेट होंगी. ठीक है, cheap credit for creation of new enterprises and encouraging foreign investment can also create employment in both rural and urban areas. Social safety programs नरेगा, NRLM, ठीक है, generate massive employment in rural and urban areas as well. ये सारे भाई साहब चीजें होंगी. तो ये था आपका भाई साहब इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ठीक है, सो लेट्स से कांता वर्क्स इन एन ऑफिस. नाउ हम टर्शियरी सेक्टर की बात कर रहे हैं. शी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM to 5:30 PM. शी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली. ऑर्गेनाइज सेक्टर है भाई साहब. ठीक है, शी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. इन एडिशन टू द सैलरी शी ऑल्सो गेट्स प्रोविडेंट फंड एज पर द rules laid down by the government. She also gets medical and other allowances. Kanta does not go to office on Sundays. तो उसको भाई साहब एक मेंटल पीस भी मिल रहा है, सैलरी भी मिल रही है और टाइम बता जाओगे. This is paid holiday. When she joined work, she was given an appointment letter stating all the terms and conditions of work, जिसमें Sunday off clearly लिखा है. So this is a much organized life. ये आपका organized sector का है. Kanta is basically belonging to an organized sector. तो ये है हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर. ठीक है, मतलब प्रॉपर रूल्स हैं जहां पे. ठीक है, प्रॉपर रूल्स हैं. ठीक है, दिस इज प्रॉपरली प्लान्ड. आप रूल्स कुछ ऐसे हैं कि आपको पैसा भी अच्छा मिले, काम भी अच्छा हो, सैलरी भी टाइम पे मिले. ऑल दीज आर बेसिकली थिंग्स. ठीक है, दैट इज बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ठीक है, आप अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाए. ठीक है, यू अर्न मनी एज वेल एंड यू प्रॉपरली टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल. The next worker works in the unorganized sector. Unorganized sector का भाई साहब देखो, कुछ जैसे मजदूरी का काम है. ठीक है, कमल इज वर्किंग. ठीक है, कमल इज बेसिकली Kanta's neighbor. He is a daily wage laborer in a nearby grocery shop. He goes to the shop at 7:30 and works till 8 PM in the evening. ठीक है, he gets no other allowances apart from his wages. He is not paid for the days he does not work. He has therefore no leave or paid holidays. तो इस पे भाई साहब शोषण हो रहा है. Nor was he given any formal letter stating that he has been employed in the shop. कल को कभी भी इसको निकाल सकते हैं. There is no terms and conditions. ठीक है, so he can be asked to leave any time by his employer. तो इनके एम्प्लॉयर कभी भी इनको भाई साहब जाने को बोल सकते हैं. ठीक है, so these are things which are there in the organized as well as unorganized sectors. We will complete this chapter by tomorrow. Thank you so much for your valuable time today.